और साथियों, मैंने लाल किले से इस बार 15 अगस्त को कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। मैंने देशवासियों से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। अब आप लोग को यहाँ 2 दिन से ये सब जगह अब आपका चरण रज लेने का प्रयास होता होगा, तो आपको शायद अखबार देखने का मौका नहीं मिला होगा, न टीवी देखने का मौका मिला होगा, या तो घर पे बात करते हो अरे वहां फोटो छपी है। खैर, जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं उसी भावना पर चलते हुए कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः 2 ही रेट रह गए, 5% और 18%, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। यानी नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी, क्योंकि दर्जनों चीजों पर टैक्स अब बहुत ही कम हो गया है। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ। तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी, काम नहीं होता था, चर्चा होती। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम है। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है, और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका बहुत फायदा उन नौजवानों को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। जीएसटी कम करने से घर का बजट बनाने और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में भी आपको मदद मिलेगी। साथियों, कल जो निर्णय हुआ ये कितना सुखद है, इसका असली प्रभाव तब और पता चलेगा जब आप
जीएसटी से पहले के टैक्स दरों को याद करेंगे। कभी-कभी क्या होता है, पता ही नहीं रहता है कि अच्छा पहले ऐसा था। और इसलिए कभी-कभी पहले की चीज याद करते हैं, तब पता चलता है यहां से यहां चले गए। अब आपके घर परिवार में भी बच्चा 70 मार्क लाता है स्कूल में आपके यहाँ, और 70 का 71, 72, 75 करेगा, ध्यान नहीं जाता। लेकिन हम 99 कर लें तो तुरंत जाता है कि हर कुछ कमाल है इसमें। साथियों, साल 2014 से पहले करीब करीब हर सामान पर उस समय की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं यहाँ है, लेकिन एक आप टीचर हैं तो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो। उस समय कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था पुरानी सरकार। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हों या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता, और उस समय का हिसाब है। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, परिवारों का खर्चा कम कैसे हो, और इसलिए अब जीएसटी में इतनी ज्यादा कटौती कर दी। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स। आज आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ। टूथ पाउडर 17% टैक्स। यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। तो मोदी ने किया होता तो बाल नोट लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। सिलाई मशीन लाखों लाख माताओं बहनों के लिए स्वाभिमान और स्वरोजगार का एक जरिया है, यंत्र है। इस पर 16% टैक्स होता है। मिडिल क्लास के लिए घूमना फिरना तक कांग्रेस ने बहुत मुश्किल कर दिया। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स, और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। अब आपको ध्यान में आता है कि 5% में क्या, वरना कोई तो लिखेगा ओह अभी भी मोदी 5% लेता है। होटलों में 7,500 रुपया के कमरे के कमरों में भी 5% ही टैक्स लगने वाला है। ये काम किया है आपने, काम करने वाली सरकार चुनी, वैसी भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। साथियों, पहले अक्सर ये शिकायत रहती थी कि भारत में इलाज बहुत महंगा था,
छोटे-छोटे टेस्ट तक गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर होता था। कारण ये था कि कांग्रेस सरकार डायग्नोस्टिक किट जो पर होती है, उस पर 16% टैक्स लेती थी। हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को सिर्फ 5% कर दिया। साथियों, कांग्रेस के राज में घर बनाना बहुत ही महंगा काम था। क्यों? क्योंकि सीमेंट पर कांग्रेस सरकार 29% टैक्स वसूलती थी। जैसे तैसे घर बना भी लिया तो एसी और टीवी या पंखा कुछ भी लाना है वो भी महंगा हो जाता, क्योंकि कांग्रेस सरकार ऐसे सामानों पर 31% टैक्स वसूलती थी, 31%। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को 18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण यह था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता है। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। और मैं आपको याद दिला दूं, सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है। तो एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब तो ऐसे लोग हैं डेली 200 लोगों से बात करते हैं। आप लोगों को मेरी बात जरूर बताइए कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, इसलिए खाने का तेल 10% कम करने से शुरुआत करें। मोहम्मद जी, आप मेरा एम्बेसडर बन जाइए। ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारा मंत्र है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को 0 किया गया है। आजकल तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तब इस फैसले का सुखद एहसास और भी अधिक होता है कि नहीं, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है।
साथियों, आजकल महंगाई की दर भी बहुत निचले स्तर पर है, नियंत्रण में है। और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। और इसलिए ही आज भारत की ग्रोथ करीब-करीब 8% है। यानी दुनिया में हम सबसे तेज गति से ग्रो कर रहे हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों का सामर्थ्य है, 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। और मैं आज देशवासियों को फिर कहूंगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिफॉर्म्स का ये जो सिलसिला चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। आज भारत के स्टूडेंट्स में इनोवेशन के प्रति, साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति नया रुझान पैदा हुआ। इसमें बहुत बड़ी भूमिका चंद्रयान की सफलता ने निभाई है। चंद्रयान ने देश के बच्चों को साइंटिस्ट बनने के लिए, इनोवेटर बनने के लिए प्रेरित किया। अभी हमने हाल ही में देखा, स्पेस मिशन से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब अपने स्कूल पहुंचे तो कैसे पूरा वातावरण बदल चुका। शुभांशु की इस उपलब्धि में उनके शिक्षकों का योगदान जरूर रहता है, तभी तो होता है। यानी शिक्षक नौजवानों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, उन्हें गढ़ते हैं, एक दिशा दिखाते हैं। साथियों, आपके इस प्रयास को अब अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब से भी मदद मिल रही है। अब तक देश में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बन चुकी है। देश ने 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाने का निर्णय लिया। इस पर भी तेजी से काम चल रहा है। इन लैब्स में भारत के नौजवान पीढ़ी को इनोवेशन का हर मौका मिले, ये आप सभी शिक्षकों के प्रयासों से ही होने वाला है। साथियों, एक तरफ हमारी सरकार इनोवेशन पर युवाओं को डिजिटल एम्पावर करने पर बल दे रही है, दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया के जो दुष्प्रभाव है, उनसे भी हमारी नई पीढ़ी को, हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे परिवार के बच्चों को, हमें उनको बचाना होगा। उनकी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर भी बल देना ये हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। आपने अभी देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट का जब सत्र चल रहा था, तो हमने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा एक कानून बनाया है। अब ये सब शिक्षकों को पता होना चाहिए। गेमिंग एंड गैम्बलिंग, दुर्भाग्य ऐसा है कि कहते तो गेमिंग है, लेकिन हो जाता है जुआ। और इसलिए सरकार ने, और बहुत बड़ा निर्णय है ये, बड़ी बड़ी ताकतें वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कानून आए और देश में गैम्बलिंग पर प्रतिबंध आ जाए। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जिसमें पॉलिटिकल विल है और जिसके दिल में देश के उज्जवल भविष्य की चिंता है, बच्चों के भविष्य की चिंता है। और इसलिए हमने ऐसे किसी भी दबाव की परवाह किए बिना, किसको क्या लगेगा, किसको क्या नहीं लगेगा, इसकी परवाह किए बिना गेमिंग के संबंध में, ऑनलाइन गेम्स के संबंध में कानून लाए हैं। ऐसे अनेक ऑनलाइन गेम्स थे जिनसे हमारे स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे थे। पैसों के खेल चलते थे, ज्यादा कमाने के इरादे से लोग पैसे डालते थे।
कुछ जगह से तो मुझे रिपोर्ट मिलते थी परिवार में महिलाएं मोबाइल फोन तो सबके पास है, वो भी दिन में सब लोग घर से चले गए, फिर क्या करें तो वो भी खेल लेती थी। आत्महत्या की घटनाएं मिलती थी, कर्जदार बन जाते थे, यानी बहुत बड़ा, यानी परिवारों के परिवार तबाह हो गए, आर्थिक नुकसान हो गया। और ये बीमारी ऐसी है कि नशे की तरह लत लग जाती है। ये गेम्स ऐसी चीजें होती है और पैसे लूटने वाले तो आपको टैप कर ही लेते, फंसा देते हैं। और ऐसा कंटेंट भी बढ़िया बढ़िया लाते हैं कि कोई भी फंस जाता है उसमें। और सब परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गया था। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो कानून बना वो कानून अपनी जगह, लेकिन बच्चों को जागरूक करना ये बहुत आवश्यक है। लेकिन माता पिता शिकायत कर सकते हैं, परिस्थिति सुधार नहीं सकते क्योंकि तनाव का वातावरण बन जाता है, लेकिन टीचर उसमें बहुत बड़ा रोल कर सकता है। हमने कानून तो बना दिया है, तो पहली बार हमने तय भी किया है कि बच्चों के सामने इस तरह का हानिकारक कंटेंट नहीं आएगा। मैं आप सभी टीचर से भी आग्रह करूंगा कि इसको लेकर अपने विद्यार्थियों में जागरूकता जरूर पैदा करें। लेकिन इसमें दो विषय हैं। गेमिंग वो बुरा नहीं है, गैम्बलिंग बुरा है, जिसमें पैसे नहीं है। और आपको तो मालूम होगा अब ओलंपिक में भी इस प्रकार के गेमिंग को एक खेल के रूप में स्वीकृति मिली है। तो वो टैलेंट का विकास होना, स्किल का विकास होना, उसमें जिनकी महारत है उसकी ट्रेनिंग होना अलग चीज है। लेकिन ये नशा हो जाए, लत लग जाए और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये स्थिति देश के लिए तो चिंता का विषय है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे नौजवान गेमिंग के सेक्टर में ग्लोबली अपने प्रेजेंस बढ़ाएं। भारत में भी जो क्रिएटिव वर्क करने वाले थे, जो अपने कथा वार्ताएं उसके आधार पर बहुत सारी गेम्स बन सकती है नई, हम गेमिंग के मार्केट को दुनिया में कब्जा कर सकते हैं। भारत में भी अनेक ऐसे प्राचीन खेल हैं, ऐसे कंटेंट हैं जो ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में धूम मचा रखे रहते हैं। आज ऑलरेडी कर रहे हैं, हम और ज्यादा कर सकते हैं। कई स्टार्टअप इस दिशा में शानदार काम भी कर रहे हैं। अपने स्कूलों और कॉलेजों में भी आप इसे लेकर स्टूडेंट को हर जानकारी देंगे तो मैं समझता हूं उनको एक अच्छा कैरियर ऑप्शन भी मिलेगा। लाल किले से मैंने वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाने का बड़ा आग्रह किया। आह्वान, स्वदेशी यानी जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो चीजें जो मेरे देश की मिट्टी की सुगंध जिसमें है, वो मेरे लिए स्वदेशी है। और इसलिए और इसके प्रति हमारा गौरव होना चाहिए। हर घर पर बच्चों को कहना चाहिए, घर पर एक बोर्ड लगाओ, जैसे हर घर तिरंगा है ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और उसी पर हर दुकानदार अपने यहाँ बोर्ड लगाए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। हमें गर्व होना चाहिए, भाई ये मेरे देश का है, मेरे देश में बनता है, ये गर्व होना चाहिए, ये वातावरण बनाना चाहिए। और लोकल के लिए वोकल होने के इस अभियान में टीचर्स बहुत बड़ी भूमिका कर सकते हैं। हमारे बच्चों को स्कूल ये प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों में मेक इन इंडिया वस्तुओं की पहचान करा सकते हैं। खेल खेल में आप सिखा सकते हैं। एक असाइनमेंट हो सकती है जिसमें घर में जितनी भी वस्तुएं हैं, कितनी स्वदेशी है, मैंने जैसे कहा उसका एक लिस्ट बनाए, जरा दूसरे दिन दिखाए लेकर के आए और चलो भाई इस महीने इतनी कम करेंगे, इस महीने इतनी कम करेंगे। धीरे धीरे पूरा परिवार स्वदेशी हो जाएगा। मैं तो चाहूंगा स्कूल में से मान लीजिए 10 क्लास हैं हमारे यहाँ, हर क्लास सुबह एक आधा घंटा आप प्ले कार्ड लेकर के गांव में जुलूस निकालें स्वदेशी अपना, दूसरे दिन दूसरा क्लास, तीसरे दिन तीसरा क्लास।
लगातार गाँव में वातावरण बना रहेगा, स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी। मैं मानता हूँ देश की आर्थिक ताकत बहुत बढ़ सकती है। हर व्यक्ति छोटा-सा भी काम कर ले। हम जो सपना लेकर के चले 2047 में देश को विकसित भारत बनाने का, और किसको नहीं लगेगा जी देश विकसित न हो, ऐसा कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हमें कोशिश कहीं से करनी पड़ेगी, हमें शुरू करना पड़ेगा। साथियों, हम स्कूलों में अलग-अलग तरह के उत्सव भी बनाएँ, उस उत्सव में भी स्वदेशी की बात ला सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि इनमें हम क्या भारतीय उत्पादों को साज-सज्जा के लिए उपयोग में लाते हैं। आर्ट, क्राफ्ट, आज में स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल एक वातावरण बन जाना चाहिए। ये बच्चों में बचपन से स्वदेशी की भावना बढ़ाएगा। साथियों, स्कूलों में हम ऐसे कई डे मनाते हैं, स्वदेशी डे भी मनाएं, स्वदेशी वीक भी मनाएं, लोकल प्रोडक्ट का डे बनाएं। यानी हम एक कैंपेन के रूप में इस चीजों को अगर चलाएं, आप इसका नेतृत्व करें, आप समाज को नए रंग रूप से सजने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और जहां बच्चे अपने परिवार से कोई लोकल वस्तु लाएं और उसकी कहानी बताएं, ऐसा भी एक वातावरण बन सकता है। जो चीजें कहाँ बनी, किसने बनाई और देश के लिए उसका महत्व क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो पीढ़ियों से कुछ न कुछ हस्तशिल्प बना रहे हैं, ऐसे परिवारों के साथ बच्चों का मेल मिलाप हो, या उनको स्कूलों में बुलाकर उनकी बातें सुनने का एक कोई कार्यक्रम बनाया जाए। बच्चे बर्थडे मनाते हैं तो उसके अंदर भी इस प्रकार की चीजों को जब गिफ्ट देते हैं, तो मैं समझता हूँ मेड इन इंडिया का एक वातावरण बने। कहते से गर्व से कहते, देखिए मेड इन इंडिया है, मैं तुम्हारे लिए खास लाया। कुल मिलाकर मेड इन इंडिया को हमें अपने जीवन का आधार बनाना है, अपना दायित्व समझकर आगे बढ़ना है। और इससे युवाओं में देशभक्ति, आत्मविश्वास और डिग्निटी ऑफ लेबर, ये जो वैल्यूज हैं, वो स्वाभाविक रूप से समाज जीवन का हिस्सा बन सकते हैं। इससे हमारे नौजवान अपनी सफलता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ेंगे। ये विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है।